प्रेसिडेंट के इस ऑर्डर के बाद चारों तरफ हाहाकार मच गया था, पर आम लोग इन सब बातों से अनजान थे। वो अक्सर ऐसी बातों से अनजान ही रह जाते हैं, और अगर कहीं कोई बात पब्लिक हो जाती है तो उसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहकर या किसी मूवी का शूट कहकर टाल दिया जाता है। जैसे जब वो 100 माइल्स का द्वार खुला था, तब कुछ क्लिप्स वायरल गई थी, जिसे आम लोगों में हड़दंग मच गया था। पर ऑफिसर्स की तरफ से यह स्टेटमेंट आई कि किसी मूवी का सीन है जो लीक हो गया और किसी तरह इस बात को दफनाया गया। और ऐसी कितनी सारी हिडन फाइल्स थी जो हम लोगों की नजरों से छुपी रहती है, और ऐसी एक फाइल में दबा था ये ऑर्डर। पर कुछ चीजें ऐसी थी जो आम लोग भी महसूस कर पा रहे थे, जैसे अचानक से पुलिस का एक्शन मोड पर आना। जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां पर काले सूट वाले आदमियों का ज्यादा दिखाई देना, जो कुछ मशीन लेकर चेक कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ हर जगह नाकाबंदी। देवा की तलाश चल रही थी। उसे ढूंढने के लिए पुलिस तो क्या, सीबीआई, डिटेक्टिव्स, आर्मी सब लगी हुई थी। यहां तक कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी जंगल में घुस घुस कर देवा को यानी कि संदीप को ढूंढ रहे थे। और जैसा कि प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया था कि जहां भी संदीप दिखाई दे उसे मार दो। पर वहीं दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान देवा अपने अगले शिकार की तलाश में था, यानी कि अगला असुर। इस धरती के अलग अलग कोनों में अलग अलग जगहों पर असुर पाए जाते हैं, जहां पर उनका स्थान तय है। या तो वहां पर रहते हैं या तो उन्हें वहां पर कैद किया गया होता है। और देवा को एक ऐसे ताकतवर जीव की तलाश थी जिसकी शक्तियों से वो और भी ज्यादा ताकतवर हो सके। और यह जीव पाया जाता था बर्फीले पहाड़ियों में। वो असुर भी है और असुर नहीं भी। वो ऐसा जीव है जिसे लोगों ने कई बार देखा, कई बार उसके होने के तथ्य मिले, पर कई बार बस उसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर टाल दिया गया। और ये कोई और नहीं बल्कि यति है। यति बर्फीले पहाड़ों में पाए जाने वाला एक जीव जो कि काफी लंबा होता है, बालों से ढका होता है और काफी ताकतवर होता है। हिमालय पर या माउंट एवरेस्ट पर जब भी कोई चढ़ाई करने जाता है उसे या तो यति जैसे दिखने वाली कोई परछाई दिखाई देती है या तो यति के फुटप्रिंट्स। यति के होने के प्रूफ काफी जगह पर मौजूद है। और ऐसी जगह पर देवा, जिसने अपना पूरा नाम बदल दिया था और उसने अपना असली नाम आगे लाया था, दुष्यंत। ये नाम उसे उसके गुरु ने दिया था। दुष्यंत नेपाल के पोखरा के इंटरनेशनल म्यूजियम में घूम रहा था। वहां पर यति के स्पोर्ट करने के कई किस्से लिखे हुए थे, पैरों के निशान के चित्र, उसकी हल्की सी दिखी छवि के चित्र। वहां पर सब कुछ था। उसे वो देख रहा था, उस पर स्टडी कर रहा था। वो म्यूजियम से बाहर निकलने वाला था कि तभी वहां के एक लोकल शॉप वेंडर ने उसे बुलाया। बाबूजी, इतनी दूर तक आए हैं, कुछ यादगार तो लेते जाइए। दुष्यंत पलटा। दुष्यंत उस दुकान में आया तो अलग अलग तरह के हाथ से बनी चीजें थी, जैसे पत्थर से बना हाथी, गेंडा, कपड़ों से बने जानवर, और उसी में दुष्यंत को दिखा ऊन से बना यति। ये यति है ना? जिस पर हंसते हुए वो दुकान वाला कहता है, अरे बाबूजी, ये यति का खिलौना है। ये यति तो बस बच्चों की कहानियों में होता है, असल में कोई यति थोड़ी है। दुष्यंत उसे घूर कर देखता है और रूखे से लहजे में कहता है, तुम अपना काम करो और इसे पैक कर दो। इतना बोल दुष्यंत ने जेब से पैसे निकालकर उस दुकान वाले को दिए और साथ ही साथ एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया और उस दुकान से बाहर निकला। यति में उसका इतना इंटरेस्ट देखकर वहां का एक लोकल बूढ़ा आदमी दुष्यंत के पास आता है और कहता है, लगता है आपको यति में काफी दिलचस्पी है। जिस पर दुष्यंत उस बूढ़े आदमी की तरफ देखता है। नेपाली लिबास में, नेपाली टोपी पहने हुए, छोटा सा कद और चेहरे पर मुस्कान। एक कश लेते हुए दुष्यंत बोला, मुझे जानना है कि यति कहां पर मिलेगा। मैं उसे एक बार देखना चाहता हूं। जिस पर वो बूढ़ा शख्स वहीं से दिखती एक चोटी की तरफ इशारा करता है और कहता है, देखो, वो जो तुम्हें ऐसे पहाड़ की चोटी दिखाई दे रही है ना, जो पूरी बर्फ से ढकी है, वो है फिशटेल और उसके बगल में है अन्नपूर्णा। इन पहाड़ों की चोटियों पर वो
यति देखने को नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। तुम्हें इसके लिए हिमालय की तरफ जाना पड़ेगा। वहां यति देखा गया है, और एक बार नहीं बहुत बार। मैं भी जब जवान था मुस्तांग गया था घूमने, और ऐसे ही आगे बेस कैंप की तरफ गया था। मुझे यति तो नहीं दिखा, पर हाँ उसके पैरों के निशान जरूर दिखाई दिए। बहुत लोगों ने देखा उसे, पर लोग कहते कि वो कहानियां हैं। अब देखो, तुम मुस्तांग घूमने जाओ और वहां से आगे बेस कैंप तक जरूर जाना। यति का तो पता नहीं, पर उसके पैरों के निशान हो सकता है तुम्हें दिख जाए। दुष्यंत मुस्कुराया और धन्यवाद बोलकर आगे की ओर बढ़ गया। बिना देरी किए दुष्यंत ने सीधा पोखरा से एक लैंड क्रूजर बुक की और निकल पड़ा मुस्तांग की ओर। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि उसे यति का सर चाहिए और उसकी ताकत, क्योंकि यह कहा जाता था कि यति बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उसके अंदर बहुत सी मिथिकल पावर भी है। पर इसके साथ साथ एक और चीज थी कि यति का सामना कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। वहीं नेपाल के ऑफिसर्स ने दुष्यंत या कहीं संदीप को देख लिया था। उन्होंने तुरंत इंफॉर्मेशन WWH में भेजी और WWH ने अपनी टीम को वहां भेजा और पूछताछ से यह पता चला कि वो यति के बारे में जानकारी ले रहा था। और WWH के जो खास एजेंट्स वहां पर आए थे, उन्हें वो बूढ़ा शख्स भी मिला जिसे फोटो दिखाकर उन्होंने संदीप के बारे में पूछा। उस बूढ़े शख्स ने बताया कि ये जो शख्स है संदीप या कहीं दुष्यंत, यति को देखना चाहता है, इसलिए वो मुस्तांग से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप की तरफ जाएगा। पर जहां तक यति का कहा जाता है तो वह ज्यादातर हिमालय की पहाड़ियों पर देखा गया है, तो हो सकता है कि वो वहां पर जाए। पर जहां तक वो बूढ़ा शख्स कह रहा था कि वो जा नहीं पाएगा, क्योंकि जो यति है वो बर्फीले पहाड़ों की चोटियों पर रहता है और ऐसी जगह छुपता है जहां पर इंसान नहीं जा सकते। पर WWH के ऑफिसर्स जानते थे वो देवा है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कोई आम इंसान नहीं है। बिना देरी के वो सब निकले और उन्हीं के साथ सीनियर गोस्ट हंटर RK भी थे। 4 काली SUV तेजी से मुस्तांग की ओर बढ़ रही थी। देखते ही देखते रात हो गई। वो सब मुस्तांग के उस स्पॉट पर पहुंचते जहां पर टैक्सी मिलती थी और जहां टैक्सी आकर खड़ी भी होती थी। एजेंट RK उतरते और उन टैक्सी वालों से पूछताछ करते। वो संदीप की तस्वीर दिखाकर सबसे पूछ रहे थे, जिस पर वो टैक्सी वाला बताता है कि उसने शख्स को माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप की तरफ छोड़ा, जिस पर बिना देरी के वो सब निकल जाते हैं उस बेस कैंप की ओर। सर, हम जा तो रहे हैं, पर हम ऊपर चढ़ाई कैसे करेंगे? रात हो रही है और रात में तो ठंड भी यहां पर बहुत ज्यादा होगी, एक गोस्ट हंटर ने पूछा, जिस पर एजेंट RK मुस्कुराए और बोले, तुम उसकी चिंता मत करो। आज की रात मौसम खराब है, सुबह होते ही हम हेलीकॉप्टर लेकर जाएंगे और एक एक कोना छान मारेंगे, ढूंढेंगे उसे, और जैसे वो दिखेगा उससे कोई बात नहीं, सीधा फायर। और वो ऐसी जगह मरेगा जहां पर उसे जल्दी से गर्भधारित महिला क्या कोई इंसान तक नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा भटकती रहेगी। खैर, यहां पर मुझे कुत्ते जरूर दिखाई दे रहे, तो हो सकता है कि उसकी आत्मा किसी गर्भधारित फीमेल डॉग के अंदर चली जाए और वो प्यारा सा पप्पी बनकर बाहर निकले, कुछ भी हो सकता है। खैर, जोक्स पार्ट, हमारा मिशन उसे मारना और हम बिना उसे मारे यहां से जाएंगे नहीं। वहीं दूसरी तरफ इन सब बातों से बेखबर वेदा कोमा में थे। उनके पास इंडिया के बेस्ट डॉक्टर थे जो उन्हें जगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें होश नहीं आ रहा था। वो ये जानते थे कि वो लाख कोशिश कर ले पर वेदा कोमा से ऐसे बाहर नहीं आएंगे। पर क्या कर सकते थे? प्रेसिडेंट ने ऑर्डर पास कर दिया था कि जब तक उन्हें होश नहीं आएगा कोई भी यहां से नहीं जाएगा, तो वो भी कुछ कर नहीं सकते थे।